मेरा नाम अंजलि है। मेरी उम्र 26 साल है। मैं एक गरीब परिवार से थी। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी और पिताजी रिक्शा चलाते थे। मेरी एक छोटी बहन थी जो कि कक्षा 5 में पढ़ती थी। हमारा परिवार भले ही गरीब था, लेकिन हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। और क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए हमारे रिश्तेदारों ने मुझे बचपन में ही अपने बेटों के लिए टोक दिया था। लेकिन मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी शादी एक अमीर घर में हो, जहां मैं रानी बनकर रहूं। और एक दिन पड़ोसन मेरे लिए एक बहुत अच्छे खानदान का रिश्ता लेकर आई। लेकिन जब मेरे पिताजी ने लड़के के परिवार की छानबीन करी तो ये पता नहीं चल पाया कि इन लोगों का कारोबार क्या है। फिर एक दिन वो लोग मुझे देखने के लिए हमारे घर पर आए और मेरी सास ने अपने बेटे के लिए मुझे पसंद कर ली और शगुन के तौर पर सोने की अंगूठी पहनाकर मेरे हाथ में 10,000 रुपये रख दी। मेरी माँ और पिताजी इस रिश्ते से सभी लोग बहुत खुश थे और मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग इतने अमीर होने के बावजूद हम जैसे गरीबों के साथ अपना रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते थे। खैर, अगले 2 महीनों में ही मेरी शादी बड़े धूमधाम से हुई। ऐसी शादी का हर लड़की का सपना होता है और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरी शादी की पहली रात थी और मैं बहुत घबराई हुई थी। फिर मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझे समझाने लगी। उनकी बातों से तो लग रहा था कि वो एक बहुत ही अच्छी औरत है। और फिर मैं सोचने लगी कि मैं अपने ससुराल के बारे में गलत सोच रही थी। शायद इन लोगों को पैसे का कोई लालच नहीं, सिर्फ अच्छी बहू ही चाहिए थी। मेरी सास दूध का गिलास कमरे में रख कर चली गई। थोड़ी ही देर में मेरे पति अविनाश कमरे में आए और आकर मेरे पास बैठ गए। मेरा घूंघट उठाया और मेरा चेहरा देखकर मेरी तारीफ करने लगे। और अविनाश ने मुझे वो सब कुछ दिया जो हर पत्नी चाहती है। हमारी शादी को अभी 15 दिन ही गुजरे थे कि मुझे पता चला अविनाश बाहर किसी मुल्क में काम करते हैं और उन्होंने शादी के लिए छुट्टियां ली थी, लेकिन अब उन्हें वापस जाना होगा। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूमने लगा और जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला। मैं अपने पति के साथ जाने की जिद करने लगी तो उन्होंने मुझे ले जाने से मना कर दिया और कहा कि अभी वो अकेले जा रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे अपने पास बुला लेंगे। अविनाश की ये बात सुनकर मेरी जान में जान आ गई। अगली सुबह मेरे पति विदेश चले गए और अब घर में मैं और मेरी सास ही थे। मेरी सास बहुत ही साधारण सी औरत थी, हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती। मैं हमेशा यही सोचती कि मुझे बहुत अच्छी सास मिली है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अविनाश को गए हुए 6 साल हो गए। मेरे पति अविनाश बीच बीच में आते जाते रहते थे, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई बच्चा नहीं था। मेरा कमरा मेरी सास के कमरे से थोड़ी ही दूरी पर था। जब एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी, मेरी सास के कमरे से चीखों की आवाज़ें आने लगी। मुझे तो अपने दिमाग की हालत पर शक होने लगा था कि मैं ही तो पागल नहीं होती जा रही। आधी रात को मुझे सास के कमरे से लड़कियों की चीखों की आवाज़ आती थी। ऐसा लगता जैसे उनके साथ ज्यादती हो रही हो, कोई उनके साथ गलत काम कर रहा हो। लेकिन जब मैं वहां जाकर देखती तो लड़कियां सुकून से सो रही होती। एक दिन चीखों की आवाज़ इस कदर तेज थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जब कंबल हटाया तो बिस्तर पर खून था। तभी खून की कुछ बूंदें मेरी हथेली पर आ गिरी। कांपते हुए जब मैंने छत की तरफ देखा तो मेरी रूह फना होने लगी, क्योंकि छत पर तो वो लड़कियां। मैं खाने की तैयारी में व्यस्त थी जब सास 3 लड़कियों के साथ घर के अंदर में घुसी तो मुझे देखकर मुझसे कहने लगी कि अंजलि, ये लड़कियां हमारे साथ ही खाना खाएंगी, तुम इनके लिए आज अच्छा सा खाना बना लो। सास की ये बात सुनकर मैंने सर हिला दिया और पूछने लगी कि आखिर ये लड़कियां कौन है। आज से पहले तो मैंने कभी इन्हें नहीं देखा था। वो मासूम लड़कियां 9 से 10 साल के बीच की उम्र थी। सास उन लड़कियों को सीने से लगाकर प्यार करते हुए बोली कि अनाथ लड़कियां हैं, बेचारी भूखी हैं, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ घर ले आई। तुम इनके लिए आज अच्छा सा खाना बनाओ, ये आज पेट भर कर खाना खाएंगी। पता नहीं बेचारी कब से भूखी है। सास के ये सब सुनकर मेरे दिल में उन लड़कियों के लिए हमदर्दी जागी। मेरे दिल में कुछ पल सास के लिए इज्जत और बढ़ गई। वो एक अच्छी औरत थी और हर किसी के साथ भलाई करती थी। मैं किचन में चली गई और जल्दी से उन लड़कियों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। खाने से कुछ देर पहले सब कुछ निपटा कर हम बैठ गए। वो लड़कियां न जाने कितने दिनों से भूखी थी। वो इतना तेज तेज खाना खा रही थी कि निवाले उनके मुंह से बाहर गिर रहे थे। मैंने उन्हें अपने करीब बिठा दिया और चेहरा साफ करते हुए खुद अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। बिन माँ बाप के बच्चे कितनी तकलीफ से पलते हैं। पता नहीं कब की भूखी थी, देखने में बहुत मासूम और डरी सहमी सी लग रही थी। खाने से निपटकर मैंने सास से कहा कि इन लड़कियों का घर कहाँ है, क्या इनको लेने के लिए कोई आएगा।
मेरे सवाल पर सास सोच में पड़ गई और फिर दुखी होकर बोली, क्या हो गया है बहू, बेचारी अनाथ लड़कियां हैं। अगर 2 घड़ी हमारे घर में रुक जाएंगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। क्या पता इनकी दुआ लग जाए और तुम्हारी गोद भी जल्दी ही भर जाए। मैंने सास की बात सुनकर ठंडी आह भरी। सास के शब्द सुनकर मैं बस दुखी होकर रह गई थी, मगर उनके आखिरी शब्द मुझे एक बार फिर से मेरी कमी का एहसास दिला चुके थे। मेरी शादी को 6 साल बीत चुके थे, मगर अभी तक भगवान ने मुझे औलाद का सुख नहीं दिया था। मैं सास के कमरे से बाहर निकली तो मेरी नज़रें उन लड़कियों पर पड़ी। इनकी मासूमियत का तो आलम था कि छोटी लड़कियां ज़मीन पर ही लेटकर सो चुकी थी। इस महीने गर्मी बहुत ज़्यादा ही थी। पूरा दिन सूरज की तेज़ धूप से आंगन तपता रहता था। उस समय ही कुछ ठंडी हवा चली थी। आंगन का फर्श अभी तक तप रहा था, मगर वो लड़कियां बेखबर सो रही थी। उन्हें यूँ ज़मीन पर लेटा हुआ देखकर मेरा दिल को कुछ कुछ होने लगा था। मैं फ़ौरन उनके करीब गई और उन्हें जगाकर अपने कमरे में सुलाने के लिए ले जाने लगी। तभी सास ने मुझे कहा कि लड़कियों को मेरे कमरे में सुला दो, सुकून से सोई रहेंगी। सास से कहने पर मैंने उन बच्चियों को सास के कमरे में सुला दिया और खुद किचन में चली गई। अभी काम निपटाकर मैं अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मेरे पति बाहर दूसरे मुल्क में रहते थे। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसा कोई रो रहा है। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। रोने की आवाज़ तभी बंद हो गई थी। मुझे लगा शायद यह मेरा वहम है, लेकिन दोबारा रोने की आवाज़ें आने लगी। इस बार आवाज़ लगातार ही आ रही थी और बढ़ती ही चली जा रही थी। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गई। हमारे घर में तो कोई बच्चा मौजूद ही नहीं था और मेरे और मेरी सास के अलावा यहाँ कोई भी नहीं रहता था। मेरा पति पिछले 6 साल से देश से बाहर गया हुआ था। एक पल के लिए मुझे खौफ आने लगा। वह रोने की आवाज़ लगातार बढ़ती ही चली जा रही थी। अगले ही पल मेरे दिमाग में हलचल सी मच गई थी। कहीं वो अनाथ लड़कियां तो नहीं। यह सवाल आना था कि मैं फ़ौरन अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। ऐसा क्या हो गया उन लड़कियों को जो इतना सिसक सिसक कर रो रही थी। सास भी तो उनके करीब ही थी, फिर वो उन्हें चुप क्यों नहीं करवा रही थी। मैं तुरंत सास के कमरे में गई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर खौफनाक था। कमरे में ना तो कोई शोर था, ना ही वो लड़कियां रो रही थीं। वो तीनों तो सास के बिस्तर पर आराम से सो रही थी, जबकि सास पूजा कर रही थी। सास मुझे देखकर कहने लगी, बहू ठीक तो हो, इस समय तक जाग रही हो, यहाँ क्या कर रही हो। सास के सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। इस बात को टालते हुए बोली कि बस लड़कियों को एक नज़र देखने के लिए आई थी। इतना कहने के बाद मैं वापस अपने कमरे में चली गई। मुझे यह बात बहुत सता रही थी कि आखिर वह आवाज़ किसकी थी। इस पल मुझे बहुत ज़्यादा डर सा महसूस हो रहा था। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा सुबह उठकर अपनी सास से पूछूंगी। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये राज क्या है। सुबह का समय होने ही वाला था कि अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैं दोबारा डर गई। आखिर इस समय कौन हो सकता है। जब मैं देखने जाने लगी तो सास ने मुझे रोक दिया और खुद दरवाज़ा खोलने जाने लगी। सामने फटे पुराने कपड़ों में एक फ़कीर खड़ा था। फिर मेरी सास को देखकर वो फ़कीर हाथ जोड़कर रोने लगा और बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी लड़कियों को पेट भर खाना खिलाया। ऊपर वाला आपका बहुत बहुत भला करे। ऐसे ही हम सब गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते रहें। सास उन लड़कियों को उनके साथ भेजने लगी। उस समय मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि यह लड़कियां तो कल रात तक अनाथ थी, तो सुबह होते ही बाप कहाँ से आ गया और मेरी सास का इन लड़कियों से क्या लेना देना। दूसरी हैरानी मुझे यह हुई कि वो बच्चियां काली चादर लपेट कर निकली थी और उनके चेहरे पर दर्दनाक तकलीफ़ थी, जैसे उनकी रात बेहद तकलीफ़ में गुजरी हो। मेरी सास ने मुझे रसोई में जाने को कहा और चुपचाप मैं रसोई में चली गई। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं घर के सारे काम निपटा लिया करती थी। आज भी मैं सफाई के लिए जब सास के कमरे में जाने लगी तो उन्होंने मुझे तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा, आज सफाई मैं खुद ही कर लूँगी, तुम कुछ और काम कर लो। वो दिन भी बाकी के दिनों की तरह बहुत व्यस्त गुजरा। मुझे न जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि वो लड़कियां डरी हुई थी, लेकिन मैं अपनी सास पर भी तो शक नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो एक अच्छी औरत थी और मैं भी एक गरीब घर की बेटी थी, जिसे मेरी सास ने देखते ही पसंद कर लिया था और यह कहा था कि मैं इस बच्ची का सहारा दूंगी। सास बाजार से खुद ही सामान लेकर आती थी। आज जब वह घर लौटी तो उनके साथ 2 लड़कियां थीं। एक की नाक से खून बह रहा था। सास ने मुझसे कहा, अंजलि, इस लड़की को चोट लगी है, बेचारी अनाथ है, इसकी ज़रा मरहम पट्टी कर दो। मैंने तुरंत उसकी मरहम पट्टी की और उस लड़की को बेड पर लिटा दिया। सास ने आज फिर से मुझे खाना बनाने को कहा
और मैंने खाना बनाया और उन लड़कियों को खाना खिलाया। मैंने गौर किया वो लड़कियां काफ़ी चुप चुप सी हैं। मुझे हैरानी भी हुई कि भला कैसे इनकी माएँ हैं मेरी सास के साथ इन्हें भेज देती हैं। आज खाना ज़्यादा बन गया था। आज मेरा भी उन लड़कियों के साथ बैठकर खाना खाने का मन किया। खाना खाने ही लगी थी तभी अचानक मेरी सास ने गुस्से से मेरे हाथ से प्लेट छीन ली और फिर झिटक कर बोली, तुम्हें तमीज़ नहीं है बहू, तुम अनाथ बच्चों का खाना खाओगी? यह खाना सिर्फ और सिर्फ इन लड़कियों के लिए ही बनवाया गया है। मैं शर्म से पानी पानी हो गई और किचन में चली गई। किचन से निकली तो देखा लड़कियां नींद से बेहाल थी। सास उन्हें अपने कमरे में ले जाने लगी और उन्हें अपने बिस्तर पर सुला दिया और कहने लगी, देखना अंजलि, ऊपर वाला मुझे इस कर्म का फल जरूर देगा। जल्दी तुम्हारी गोद भी भर जाएगी। उसके बाद में मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। मुझे कमरे में आए हुए अभी आधा घंटा ही हुआ था और तभी उन लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वो ऐसे चीख रही थी जैसे किसी ने उन पर बहुत तकलीफ़ दी हो। मैं उसी समय उठकर बैठ गई और आवाज़ें लगातार सास के कमरे से आ रही थी। मैं भागकर कमरे में गई तो दरवाज़ा बंद था। मैं दरवाजे को पीटने लगी। एक तो आज सास की तबीयत भी खराब थी। मुझे लगा कहीं उन्हें तो कुछ नहीं हो गया। जब दरवाज़ा खोला तो सास जमाई लेती हुई खड़ी थी। मुझे देखकर हैरानी से कहने लगी, बहू क्या हुआ, क्यों दरवाज़ा पीट रही हो? क्या सुबह हो गई है? लड़कियां जाग जाएंगी। मैंने सास को कहा कि मुझे लड़कियों के रोने की आवाज़ आ रही है। मेरे सवाल को उन्होंने नज़रअंदाज किया और कहा कि बहू, लड़कियां तो गहरी नींद में सो रही हैं। इतना कहकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और मैं वापस अपने कमरे में चली आई। मुझे फिर वही आवाज़ें आने लगी, लेकिन जब भी मैं कमरे में जाती तो वो आवाज़ आना बंद हो जाती। क्या यह मेरा वहम था? कुछ तो था जो मुझसे छुपा हुआ था। इसी सोच में मैंने सारी रात ऐसी ही गुजार दी। दोबारा से जब सुबह का वक्त हुआ तो वो फ़कीर फिर दरवाजे पर आया। सास ने उन लड़कियों को उठाया और उस फ़कीर के साथ ही भेजने लगी। आज एक बात मैंने गौर की कि ये लड़कियां भी डरी सहमी सी थी। न जाने वो लड़कियां किस चीज़ से डरी हुई थी। वो फ़कीर उनको ले जा चुका था। उसके बाद सास अपने कमरे में चली गई थी। ये तो रोज का हो चुका था कि सास लड़कियों को लेकर आती और कहती, लड़कियां अनाथ हैं और इनके लिए पकाया गया खाना न तो वो खुद खाती और न ही मुझे खाने देती। रोज इसी तरह की आवाज़ें आती, लेकिन जब मैं कमरे में जाकर देखती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। लड़कियां तो सुकून से सो रही होती थी। खाने में मेरी सास एक नशीली दवाई मिलाती थी। रोज रोज इन चीज़ों ने मुझे पागल कर दिया था। एक रात मैंने फैसला किया कि मैं जानकर रहूंगी कि सास उन लड़कियों के साथ क्या करती है, लेकिन मैं यह पहले भी जानने की कोशिश कर चुकी थी। मुझे कुछ पता नहीं चल पाया था कि लड़कियां क्यों चीखती रहती हैं और मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। आज भी सास 4 लड़कियों को घर लेकर आई। कमरे में वैसे ही आवाज़ें आने लगी। मैं उसी समय दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। आखिर ये मामला क्या है? जब मेरी सास कमरे से बाहर निकली तो मैंने इस बात का फ़ायदा उठाया और कमरे में दाखिल हो गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। पूरे कमरे में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। फिर मैंने कमरे की लाइट जलाई और फिर जो मैंने देखा वो बहुत ही दर्दनाक था। एक बच्ची पंखे से लटकी हुई थी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। मैं हैरान रह गई। बाकी 3 लड़कियां कोने में डरी सहमी हुई बैठी थी। ये सब देखकर मेरी आत्मा कांप गई। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। तभी मेरी सास कमरे में दाखिल हुई और वो मुझे देखकर घबराते हुए कहने लगी कि बहू, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। सारा दोष इन लड़की की माँ का है। ये 10 साल की बच्ची अपनी माँ से तंग आ गई थी और मुझे बता रही थी कि इसकी सौतेली माँ इसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करा रही थी। आज अगर ये अपनी जान नहीं देती तो इसकी शादी उससे हो चुकी होती। इस बच्ची ने इस जुर्म से बचने की खातिर अपनी जान गंवा दी। मेरी सास उस वक्त बहुत ज़्यादा रो रही थी, पर मुझे उनके आंसू झूठे लग रहे थे। सास ने अपने मोबाइल से किसी को फ़ोन किया, तभी वो फ़कीर घर से बाहर आ गया। उसी वक्त मैंने उन लड़कियों से सच पूछा। जो कुछ उन लड़कियों ने मुझे बताया उसे सुनकर मेरी रूह तड़प गई। मैं खामोशी से सारा सच सुनती रही और फ़ोन में उसे रिकॉर्ड कर लिया। वो दोनों फ़कीर उस मुर्दे बच्ची और तीनों को अपने साथ ले जा रहे थे। उसी समय घर के बाहर पुलिस आ गई थी। मेरा तो दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सास ये देखकर हक्का बक्का रह गई। सास इधर उधर घूमने लगी। तभी पुलिस ने उन लड़कियों और उन फ़कीरों को पकड़ लिया था। सास ने भागना शुरू किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी पकड़ लिया। उसे देखकर ये यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही औरत है जो इतनी धार्मिक बनती थी। आखिर में पुलिस मेरे पास आई और शर्मिंदा अंदाज से मुझसे कहने लगी, मुझे खुशी है कि तुमने एक बहुत बड़ी गैंग को पकड़वाया है और इस बात का अफसोस भी है कि तुम इस औरत की बहू बनी।
मैं अभी तक सदमे में थी। मेरी सास अभी भी मुझे धमकी दे रही थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी सास का रिश्ता एक ऐसे गैंग से था जो लड़कियों का हाथ पैर तोड़कर उनसे भीख मंगवाते थे। सास जब भी बाजार जाती तो अपने साथ लड़कियों को पकड़ कर ले आती और खाने में नींद की दवा मिला देती थी, जिससे कि वह सो जाती थी। वो उन लड़कियों को मारती पीटती और धमकाती थी कि उन्हें कैसे भीख मांगनी है। सुबह के वक्त आने वाला फ़कीर भी इसी खेल का हिस्सा था। वो लड़कियों को अपने साथ ले जाता, किसी की आंख फोड़ देता तो किसी का हाथ काट देता तो किसी की टांग काट देता था, जिससे वो मोहताज बन जाए और उन्हें ज़्यादा भीख मिले। आज रात भी जब मेरी सास फ़ोन पर बात कर रही थी तो एक लड़की ने सुन लिया था कि किस तरह वो फ़कीर उनके साथ मार पिटाई करने वाला है, इसलिए उसने पंखे से लटक कर जान देना ही बेहतर समझा। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरी ही सास है जो ये खेल भी खेल सकती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।